हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना, मैंने कल ये प्रेजेंटेशन, ये जो फाइल थी ये आपकी अपलोड कर दी थी अनसोल्ड जो थी, और विचार कल का ही था कि कल ही कंप्लीट कराया जाए इसे, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। कई दिन से कर रहा हूँ इस पे काम, पर समय नहीं लग पा रहा रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तो आपको जो इसकी फाइल है वो आपको बेस्ट पीवाईक्यूज चैनल पे मिल जाएगी, बेस्ट पीवाईक्यूज पे। ठीक है, कीस्टोन क्लासेस पे इसकी फाइल नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बेस्ट पीवाईक्यूज किया तो बेस्ट पीवाईक्यू वाले चैनल पे मैंने इसकी फाइल अपलोड कर दी है। ठीक है, बाइलिंगुअल वाली फाइल है। और बाकी जो हमारी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम, तो थोड़ा सा फंस गया हूँ किसी चीज में। तो जो आपकी चैप्टर वाइज वाली फाइल है वो आपको कीस्टोन क्लासेस वाले, वहां पे आपकी अपलोड कर दूंगा मैं। 50 क्वेश्चन हो गए थे तो हमारे परसेंटेज के, तो वो वाली फाइल जो है मैं अभी थोड़ी देर में उसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जहां तक है जब तक ये क्लास चलेगी तब तक आपकी वो फाइल अपलोड हो चुकी होगी। दोनों चैनल्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो सीरीज है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। प्रैक्टिस सेट से हमारा मतलब है कि हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस अपने आप में जो जिस भी पेपर में आए हैं वो उसके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है कहीं टाइम लगा के करने लग जाओ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर टाइम लगा के करोगे तो 22 से 23 मिनट मिनिमम इसमें लगेंगे। 22 to 23 अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हो, तो स्किप करके अटेम्प्ट करते हो तो भी आपको 17-18 मिनट लग जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा है। ठीक है, तो उस बात को माइंड मत करना कि मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर आपका पेपर टफ बनता है तो इन 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 टाइप के क्वेश्चंस में से आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? अजय 5वीं मंजिल पर एक लिफ्ट से चढ़ता है, 18 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर की ओर जा रहा है। भैया जी, एक अजय है, वो 5वीं मंजिल पर है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रहा है 18 मंजिल प्रति मिनट की स्पीड से। ठीक है, इसको एम मान लें। ठीक है, मंजिल प्रति मिनट की स्पीड से। ठीक है, एक संध्या है जो 22वीं मंजिल पर, यानी कि 5वीं यहाँ पे, तो 22वीं मैं यहाँ मान लेता हूँ। 22वीं पे ऊपर की तरफ है, और 16 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे की तरफ आती है। ये जो है संध्या है, और ये 16 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे की तरफ को आ रही है। ठीक है, अब उसने कहा कि वे रास्ते में किस मंजिल पर पार करेंगे। हमने टाइम एंड वर्क के रेल के क्वेश्चंस में ये पढ़ा है कि पार करना या मिलना एक ही बात होती है। जब वो आपस का डिस्टेंस जो है, बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेंगे तो वो आपस में मिल भी जाएंगे और पार भी उसी टाइम ही करेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन्हें मिलाना है और कुछ नहीं करना। मैंने देखा संध्या और अजय के बीच में कितनी मंजिल का गैप है? 17 मंजिल का गैप है। संध्या और अजय के बीच में 17 मंजिल का गैप है। अगर मैं इसको कवर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। भैया मेरे को पता चला प्रति मिनट ये 16 चल रहा है, ये 18 चल रहा है, कुल मिला के जो स्पीड है भाई, ये तो डिस्टेंस हो गया। टाइम एंड स्पीड का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। और ये हमारी स्पीड हो गई, स्पीड जो हो गई प्रति मिनट 18, और 16 को अगर मैं जोड़ दूं तो 34 फ्लोर्स पर मिनट जो है स्पीड हो गई। अब उन्हें 17 मंजिल पार करनी है तो मिल जाएंगे। अगर 34 मंजिल 1 मिनट में पार कर रहे हैं तो 30 सेकंड में 17 मंजिल हो जाएंगी। 17 मंजिल पर 30 सेकंड में हो जाएंगी। अब मेरे से पूछा है कि किस पे पार करेंगे। भाई अगर ये 18 प्रति मिनट चढ़ रहा था तो मैं कह सकता हूँ 9 30 मिनट में, 9 30 मिनट में। अगर 9 30 मिनट में जा रहा है और 30 सेकंड के बाद ये आपस में मिल जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके मिलने का जगह कहाँ होगी? 5वीं मंजिल प्लस में 9, 30 सेकंड में और पार हो जाएगी तो 14वीं मंजिल पे ये मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन था, और ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, एक रेशो मेथड से भी हो सकता है, कोई बाद में बोलेगा तो रेशो मेथड से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, पर इससे मेरे हिसाब से एक ही मेथड इसमें लगाना ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 799, इसमें कैलकुलेटिव और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव की साइड पे आ जाता है, पिछले वाला कॉन्सेप्चुअल की साइड पे था।
On dividing a number by 799, the quotient is 296 and the remainder is 167. Find the number. ठीक है, मेरे को पता है अगर मैं भाग विधि की बात करूं तो मेरे से बोला है कि 799 से भाग दिया जाता है, भागफल के रूप में 296 बचता है और शेषफल के रूप में 167 बचता है। ठीक है, मेरे को पता है अगर मेरे को ये वाला नंबर चाहिए, जो भी ये नंबर है, मैं x मान लेता हूँ, अगर मेरे को x चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, x मेरे को अगर चाहिए तो मेरे को 799 की मल्टीप्लाई 296 में करनी पड़ेगी और जो भी आएगा उसमें 167 प्लस कर देंगे तो मेरी ये x की वैल्यू आ जाएगी। बस कर दो, सिंपल सी मल्टीप्लाई है, 799 और 296 बिना जादू के कर लेना है, बिना जादू के कर लेते हैं। एक सेकेंड और पानी दे, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो 799 296 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नौछिक 54 का 4 लगा 5 हाथ से, नौछिक 54 और 5 59, 5 हाथ से 6 सत्ते 42 और 5 47। ठीक है, 4794। अगली वाली 9 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 ने 81, 9 ने 81 और 8 89, 8 9 सत्ते 63 और 8 63 और 8 71। मल्टीप्लाई एक और मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 8, 9 दूनी 18 19, 9 एक हाथ से, 7 दूनी 14 और 1 15। कितना आ गया हमारा 4 9 और 1 10 की 0, एक हासिल 7 8 8 दिया 24 और 1 25 का 5 2 हासिल 4 2 6 और 1 7 और 9 16 का 6 एक हासिल 7 8 8 और 5 13 का 3 एक हासिल 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई 23650 प्लस में 167। ठीक है, प्लस में 167 जैसे मैं करूंगा इसका कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7 और 4 11 का 1, 7 और 4 11 का 1 और 7 7 6 और 1 7 5 और 1 6 और ये हमारा आ गया 236। ठीक है, 230 सॉरी दोबारा कर लेते हैं, 236 और हमारा 671। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, एक कंपनी में 45% आईटी विशेषज्ञ हैं, 55% एचआर विशेषज्ञ हैं। ठीक है, 45 आईटी के हैं, 55 जो है एचआर के हैं। 60% आईटी विशेषज्ञ, 40% आईटी विशेषज्ञ स्थायी कर्मचारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थायी की संख्या पूछिए भाई, अगर मैं टोटल कंपनी की बात करूं तो टोटल कंपनी में 45 आईटी के हैं, आईटी के हैं और आपके 55 जो है वो एचआर के हैं। ठीक है, एचआर के ऊपर एचआर लिखा है, आईटी लिखा है। ठीक है, उसके हिसाब से लिख दिया मैंने। तो मैं इनके रेशो की बात कर सकता हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा 9:11। क्योंकि रेशो ही है तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। मेरे से अस्थायी कर्मचारियों की संख्या पूछिए, स्थायी की दी है, तो भैया अगर 60 स्थायी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 40% जो है अस्थायी होंगे। तो 900 का 40% निकाल लू मैं डायरेक्ट, 9 चौक 36 360। अगर 40 स्थायी हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि एचआर में से 60% अस्थायी होंगे, 60% अस्थायी होंगे तो 11 छिंग 66 660 हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना आ जाएगा 0 6 दूनी 12 का 2 एक हासिल 6 3 9 और 1 10 1020। परसेंटेज में पूछा है 1020 कितने का, बट टोटल मैंने 900 और 1100 माना, तो मेरा कितना हो गया टोटल, टोटल यहां से मेरा आ गया 2000, तो बटे में 2000 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, माइंड मैपिंग के क्वेश्चन है, जितना जल्दी माइंड मैप हो जाएगा उतना ही आपको इजी पड़ेंगे। ठीक है, ये चीजें स्किप होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये सब स्किप होती हैं। वो तुरंत 9 और 11 दिमाग में आएगा, 9 से 6 से मल्टीप्लाई होगी 36 आ जाएगा, 11 की 6 से मल्टीप्लाई होगी 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब माइंड मैपिंग का क्वेश्चन है, ये जितना लिखा हुआ है इसमें से मुश्किल से 20% ही लिखना होता है एक्चुअल एग्जाम में। तो ये हमारा आंसर आ गया 51%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा है,
पर इसे मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट के अंदर बजाने की बात कर रहा है। पहले हम क्या करते थे इस क्वेश्चन में, ये जब भी क्वेश्चन हमारे पास आया है घंटी वंटी वाला, तो हम क्या करते थे एलसीएम लेके बताए थे कि इतने मिनट बाद दोबारा बजेंगी। जनरली क्वेश्चन ये आता है कि इस टाइम पे बजी हैं, अगली बार एक साथ कब बजेंगी, या फिर 7 बजे बजी थी और 9 बजे के बाद वो किस टाइम पर एक साथ दोबारा बजेगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन ने जो पूछा है वो पूछा है कि कितनी बार बेल रिंग होगी। 4 घंटे एक साथ बजना स्टार्ट होती है, 3, 9, 12, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 45 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर एक साथ शुरुआत हुई है तो हमें पता है हमें सेकेंड्स का लेना है एलसीएम। एलसीएम मैंने लिया, बड़ी वाली संख्या लिखी, छोटी वाली देखता चला गया, भाई 3 इसमें इंक्लूड है, 9 इसमें इंक्लूड है, इसका 6 इसमें इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, सॉरी 2 इंक्लूड नहीं है, तो 1-2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो हर 36 सेकेंड पे एक साथ दोबारा बज रही हैं। 45 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी, भाई 45 मिनट है, सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, अगर 36 में एक साथ बज रही हैं तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 6 6 36, 10 आ गया, और 6 6 36 और 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 2 से 5, यानी कि 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 बार वो एक साथ दोबारा बजेंगी। ठीक है, 15 पंजे 75 हमारा आंसर, सॉरी 75 नहीं, एक शुरू वाली और एक एंड वाली भी तो बजेगी भाई, एक शुरू वाली और एक एंड वाली, इसमें तो एक ही बार काउंट है, तो इसको एक बार और काउंट कर देंगे, यानी कि 75 प्लस में 1 यानी कि 76 टाइम्स। ठीक है, अगर ये पूरा ना कटता तो हमारा 75 ही आंसर हो जाता, लेकिन अगर ये पूरे कटे हैं तो शुरुआत वाली और एंड वाली दोनों काउंट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। अरे 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि रजत की बचत का 1/4 उसके व्यय के 1/6 के बराबर है। ठीक है, यदि वह प्रति माह 4800 रुपए कमाता है तो उसकी बचत कितनी होगी। 1 सेकंड का पॉज लेके अपने आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो इसका। मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी थी, एक दिन से ऊपर हो चुका है। ठीक है, 11 बजे करीब प्रोवाइड कराई थी, और मैं 12 तारीख को और मैं 13 तारीख को 10:43 पे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करीब 12 बजे के आसपास मिलेगा, तो आप इसे देख के एक बार बताओ कि आपका हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आता है तो कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी था कि आपकी जो इनकम है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग पे। ठीक है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन जनरली यही होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं हिंदी वालों के लिए, तो आय जो डिपेंड करती है वो व्यय पे, प्लस में सेविंग को क्या कहते हैं, बचत पे। ठीक है, 2 चीजें होती हैं आय के एस्पेक्ट, एक व्यय होता है, एक बचत होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन ने मेरे को बचत दी है और मेरे को व्यय दिया है, और मेरे को यहाँ पे दी है 4800 रुपए प्रति माह, यानी कि इनकम दी है। तीनों चीजें मेरे को क्वेश्चन ने दे दी हैं, पर मेरे को बस अरेंज करनी है। ठीक है, राज की बचत का 1/4, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1/4 ऑफ सेविंग इज इक्वल टू व्यय के 1/6, यानी कि मैं बात करूं एक्सपेंडिचर का 1/6 के बराबर है। यहां से क्या मैं रेशो निकाल सकता हूँ, बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। यहां से मेरे को सेविंग का और एक्सपेंडिचर का रेशो मिल गया 2 और 3 का, तो मैं बोल सकता हूं कि इनकम जो है इन दोनों का जोड़ होगी, 3 और 2 5 होगी। इनकम जो होगी वो 3 और 2 5 हो जाएगी, तीनों चीजों का रेशो आ गया मेरे पास। मेरे को पता चला इस 5 की जो वैल्यू है वो 4800 है। क्वेश्चन ने बोला प्रति माह 4800 रुपए कमाता है इनकम, और मेरे से बचत पूछा है, बचत यानी कि 2 की वैल्यू पूछी है, तो 4800 बटे में 5 और मल्टीप्लाई में 2, 5 दूनी 10, 48 दूनी 96 और 9 दूनी 18, 192 और 1920 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इनकम दिखाई दे जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। अगर एक लाइन में आपको इनकम दिखाई नहीं देती है तो आपका काम फिर भी हो जाएगा, फिर भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विजय को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। विजय को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है। इसे खरीदकर
इसे खरीदे गए मूल्य के 20% लाभ पर 9600 रुपये में बेच देता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को क्वेश्चन ने बोला, रिवर्स केस में बोला कि 9600 रुपये जो बेचा वो 20% लाभ पर बेचा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 120% की जो वैल्यू है वो 9600 है, तो मैं यहां से 100 की निकाल सकता हूँ। 12 96, तो सीधा बोल देता हूँ मैं 8000 है। ठीक है, 100% की वैल्यू 8000 है। लेकिन एमपी के हिसाब से क्या हुआ था कि 20% की छूट मिली थी। अगर एमपी 100 था, एमपी 100 था, तो इसके हिसाब से जो एसपी है वो 80 था, यानी कि इस 80 की वैल्यू जो है वो 8000 है। अगर इस 80 की वैल्यू 8000 है तो इस 100 की वैल्यू कितनी होगी? 8000 बटे में 80 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि हमारा कितना आ गया? 10,000। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। या फिर मैं इसे डायरेक्ट तरीके से कैसे कर सकता हूँ, मतलब इतनी समझाने वाली बात अगर नहीं करता तो मैं इसको कैसे करता? भाई मेरे को 9600 बोला, मेरे को बोला 9600, समझाया है, थोड़ा लंबा पड़ता ही है समझाने, ठीक से नहीं समझाएंगे तो फायदा कुछ नहीं है। 9600 रुपये में बेचा, 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 120 की वैल्यू है, मैं 100 की निकाल लेता हूँ। फिर उसने बोला 20% छूट पर खरीदा था, 20% छूट पर खरीदा था, यानी कि ये जो मटेरियल है ये 80 के बराबर है, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 निकाल लेते हैं, ये मेरा एमपी निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 12 अट्ठे 96, 100, और ये 8 से सॉरी 800 और यहाँ पे 100, तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर यहाँ से भी आ गया 10,000। ठीक है, 120 की वैल्यू 9600, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर अंश के 3 गुने से एक कम है। ठीक है, तो मैं इसे डिनोमिनेटर बोलूं या न्यूमरेटर बोलूं, मतलब अंश बोलूं, हर बोलूं, क्या बोलूं, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला हर, और न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला यानी कि अंश। ठीक है, तो मैं इसको एन और डी से ही डिनोट करूंगा। ठीक है, तो मेरे को बोला कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो एक कम है न्यूमरेटर के 3 गुना का। अगर मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर ही लेता हूं तो मेरे को डिनोमिनेटर के बारे में कह रहा है कि वो 3n माइनस में 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 2 ईच, यानी कि दोनों में 2 की वृद्धि हो गई, इसमें भी 2 की वृद्धि हो गई, इसमें भी 2 की वृद्धि हो गई, then the fraction become 4/7, then the fraction become 4/7। जैसे जैसे मैंने पढ़ा था वैसे वैसे मैंने वो लिख दिया, मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं करा। ठीक है, तो अगर मैं आगे देखें तो आगे हमारा आएगा 7n, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो 7n प्लस में 14 इज इक्वल टू 3n यानी कि 12n, और माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1 बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का 4। 12 7n इधर ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, तो मेरे को यहां से मिलेगा 5n इज इक्वल टू 10 के, n इज इक्वल टू 2 के। मेरे से क्या पूछा है? मेरे से फ्रैक्शन पूछी है, मूल भिन्न। मूल भिन्न क्या थी? मूल भिन्न हमारी ये थी। ठीक है ना, हमने थोड़ा सा अलग से भी लिखना चाहिए था। तो मूल भिन्न जो थी वो हमारी नोमिनेटर जो था, डिनोमिनेटर जो था न्यूमरेटर के 3 गुना से 1 कम था, निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। एन की वैल्यू 2 है तो 2 डाल देंगे, 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगी, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 2/5 आ जाएगा। मैं एक सेकंड, आवाज ज्यादा हो रही है मुझे लग रहा है। पूरी तरीके से आवाज ही बंद कर दी। अभी चल सकता है 2-4 दिन का मुझे लग रहा है, और है ना, 2-4 दिन बिना इसके काम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को होप है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक फल विक्रेता 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन सेब खरीदता है। 1/4 सेब सड़े हुए थे, इसलिए उन्हें फेंकना पड़ा।
1/4 से सड़ गए, ठीक है। 3/5वां भाग जो है 30 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से, डाउन नहीं है, दर्जन है, सॉरी, प्रति दर्जन, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। 20% का लाभ करने के लिए उसे शेष प्रति को कितने रुपए प्रति दर्जन बेचना पड़ेगा। भाई मेरे को 20% का लाभ चाहिए, सबसे पहले तो मैं इस लाइन को पकड़ लेता हूँ। भाई अगर 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से मैंने 20 दर्जन संतरे सेब खरीदे, तो मैंने 400 रुपए के संतरे खरीद लिए। और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को भैया 100% की वैल्यू अगर 400 है तो मेरे को 120% चाहिए, तो ये 440 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 480 हो जाएगी, ठीक है, निकाल लो इतना तो। यानी कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 480 रुपए होना चाहिए। अब क्या हुआ, 1/4 तो सड़ गए भैया, 20 का 1/4 सड़ गए तो 3/4 बचे, यानी कि मैं बोलूं तो 15 दर्जन ही बचे, 15 दर्जन बचे। इसको बाइफरकेट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 15 दर्जन बचे। इसका 3/5 भाग इसने 30 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेचा। भाई 15 का 3/5 भाग कितना हो गया, 5×15 यानी कि 9 दर्जन हो गया। 9 दर्जन उसने 30 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेचे, तो कितने रुपए कमा लिए, 9×5 = 45 का 5, 4 हासिल, 4 का 4 ही 4 और 9 चौक 36, 364 रुपये 50 पैसे उसने यहाँ पे कमा लिए। 364 रुपये 50 पैसे तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, 364 रुपये 50 पैसे तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। गलत लिख दिया मैंने कुछ, एक सेकंड रुक जाओ, इरेजर इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ से इरेज कर, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई में 30.5, 9×5 = 45 का 5, 4 हासिल, 9×0 = 4, 13 का 3, 13 का 3, 9×5 = 45, सॉरी 4 का 4 ही आएगा ना, ठीक है, 9×3 = 27, 274 रुपये 50 पैसे हमारा यहाँ पे 9 दर्जन के बिक गए। 9 दर्जन बिक गए तो बचे कितने भैया, बचे 6 दर्जन, ठीक है। 480 रुपए के बेचने थे, 274 रुपए के ये बेच दिए, यानी कि बाकी बचे हुए कितने के बेचेगा, 480 में से 274.5 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 और एक और 5, फिर 0 और 2, 205 रुपये 5 पैसे के बाकी संतरे बेचने। बाकी कितने, 6 दर्जन है, तो पर दर्जन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पर दर्जन की वैल्यू हो जाएगी 205.5 बटे में 6। 6 से जब मैं इसे काटूंगा तो मेरा आएगा 36, 18, 2, 6 चौक 24, 1 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 34 रुपये 25 पैसे के प्रति दर्जन में बाकी बचे हुए संतरे जो है वो सेल करूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे को पंखा चलाना पड़ेगा। सुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, गर्मी ज्यादा हो चुकी है और एसी वैसी है नहीं, तो पंखा स्विच करना पड़ता है, कभी बाहर रख दो कभी अंदर रख के चेक कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आता है तो गड़बड़ वाली बात है। यदि विक्रय मूल्य में 2.5 गुना की वृद्धि होती है तो लाभ 4 गुना हो जाता है, ठीक बात है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई मेरे से बोल रहा है कि कोई एसपी है, क्वेश्चन ने कोई एसपी बोल दिया मेरे को कि उसका अगर 2.5 गुने की वृद्धि हो जाए, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ भैया जी ये तो मेरे से सीधा ही कह रहा है कि एसपी का 2.5 गुना, लाभ का 4 गुना होने का मतलब है अगर एसपी 2.5 गुना हो रहा है, सेलिंग प्राइस 2.5 गुना हो रहा है, वहां पे कोई सेलिंग प्राइस मिल रहा है, तो लाभ के 4 गुने होने का मतलब है कि सीपी प्लस में 4 सीपी, ये एसपी बनेगा। अगर ये एसपी बनेगा तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 5 सीपी है। इस चीज का ही ध्यान रखना है कि इसमें एक सीपी और ऐड होगा, क्योंकि एसपी बनाने के लिए आपको सीपी उसमें प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा,
5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 पॉइंट, और 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि एसपी और सीपी का जो मेरा रेशियो है वो कितना आ गया, 5 और 1 का। 5 और 1 का। तो इनिशियल क्या पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ, कुछ गड़बड़, सॉरी 25 आएगा ना। 25 आएगा, बाकी 2 आएगा। 25, तो ये आएगा 25 और 5 दूनी 10, यानी कि एसपी 2 और सीपी 1। तो प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है, इनिशियली का पूछ रहा होगा क्योंकि बाद वाला बोला नहीं है। तो प्रॉफिट कितना, 1, कितने पे, सीपी भी 1, तो मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 100% का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, निगाह घुमाते हैं। एक प्रकार के तरल में 10% सिरका है, दूसरे प्रकार के तरल में 40% सिरका है। तो ये चीज आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आनी जानी चाहिए कि 10% सिरका है तो बाकी 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10 में से अगर एक सिरका है तो बाकी बचा हुआ 9 कुछ और होगा, पानी वानी होगा, ठीक है, तो वाटर बोल देते हैं। इनिशियल इसमें दिया तो है नहीं। फिर अगले वाले ने बोला 40%। 40% को देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 2/5 की बात कर रहा है। अगर 2 इसमें सिरका है तो बाकी बचा हुआ 3 कुछ और है, बाकी बचा हुआ 3 कुछ और है। कंटेनर के कंटेनर को पहले तरल से 8 भाग, यानी कि इसका 8 हिस्सा और दूसरे तरल का 2 हिस्सा लेके मिलाया जाता है, तो सिरके का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मैं इसे काट के छोटा भी तो कर सकता हूँ, मैं इसको 1 और 4 भी तो बोल सकता हूँ कि इसका 4 हिस्सा मिला लो, इसका 1 हिस्सा मिला लो। लेकिन इसके लिए भी मेरे को यहाँ पे कंटेनर्स की क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। भाई यहाँ पे क्वांटिटी 10 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या मिलेगा कि 4 और 6 10 हो जाएगा, ये भी क्वांटिटी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। अब मिला लो भाई, 10 क्वांटिटी वाले 4 पोर्शन मिलाने, 4 पोर्शन मिलाने के यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 सिरका हो गया और 9 चौक 36 इसमें अदर हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो एक पोर्शन वाला था ये मिलाना है। एक पोर्शन वाला यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 हो गया। अगर मैं बात करूं तो 8 इसमें टोटल सिरका हो गया, और 36 42 इसमें टोटल सेकेंडरी चीज होगा, जो कुछ भी मैंने वाटर मान लिया था, ठीक है। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। तो अगर मैं सिरके की परसेंटेज की बात करूं तो सिरका जो है वो 8 है। कितने, टोटल का 50, 50 में से 8 है, और मल्टीप्लाई बाई 100, 50 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16% आ जाएगा। इसका एक तरीका एलिगेशन भी हो सकता है, और मेरे को लगता नहीं है वो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन बताना है क्या, मैं लगा के देखो एलिगेशन, मैंने लगाया नहीं, एलिगेशन लगा के देखते हैं चलो इस क्वेश्चन में। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं एलिगेशन से। भाई मेरे को पता है कि एक मिक्सचर में 10% सिरका है, दूसरे में 40% सिरका है, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को पता है कि इसका भाग 8 आएगा और इसका भाग 2 आएगा। तो अगर भाग 2 और 8 आएगा यानी कि 4:1 आएगा, ठीक बात है। भाई मेरे को एक्स चाहिए, मैंने देखा कि यहाँ पे 30% की वैल्यू है, 30% का अंतर है। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3% का अंतर है। मैंने देखा इनके अंतर को इसके योग से डिवाइड कर दो, 4 और 5 से, तो 5 6 30, 6% आ जाएगा। इधर से अगर मैं 6% जोड़ूंगा तो मेरा राइट आंसर आएगा। या छोड़ो, एलिगेशन बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा एलिगेशन में मेरी भी गड़बड़ चल रही है आजकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर कमेंट 1 2 3 4 से ज्यादा आती हैं तो मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव साइड का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3 वर्षों के अंत में 45,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 17,550 रुपए
समान राशि पर समान राशि पर समान राशि पर समान राशि पर, ये थोड़ा सा समान राशि पर दोबारा दो बार हो गया। समान राशि पर समान राशि पर समान अवधि के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। साधारण दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आराम से निकाल सकता हूँ। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, जो हमारा ब्याज मिला है कितना 17,550, कितने पे मिला है 45,000 पे, कितने साल में मिला है उसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो इजिली कट हो गई। 15 से काट देंगे तो 15 दिया 45, 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितना बच गया भैया 10, 105, 15 सत्ते 15 पंजे 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, और इसको फिर 9 से कट जाएगा डायरेक्ट पूरा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी कि रेट परसेंट कितना आ गया हमारा, रेट परसेंट आ गया 13%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे से पूछा है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज मेरे से पूछा है तो 13% का तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी बड़ा मुश्किल है। तभी तो ये पॉइंटों में, तभी तो मैंने कैलकुलेटिव साइड कहा है इसे। ठीक है, तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीके क्या है, देखो एक तो अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें एक क्वेश्चन आएगा जो कि 5 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की बात करेगा। ठीक है, वो भी डीएसएसबी के दास 4 के एग्जाम में आया हुआ है। ये भी लगभग दास 4 का एग्जाम का पेपर है, ये वाला जो है वो भी 40 में से 20 निकाल के लाया हूं मैं, तो इसलिए टफ से। तो 5 ईयर के सीआई की बात करेगा, ये 3 ईयर का सीआई की बात कर रहा है। परसेंटेज देख रहे हो आप 13% है, 13% यानी कि 113 हो जाएगा। 113 की फिर 3 बार मल्टीप्लाई, फिर उसकी 45 में मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सिंपल तरीका इसका पहला जो पैटर्न है, हम क्या कर सकते हैं भैया, 13% है, 13% है तो 13/100 बोलेंगे, और ब्याज मिल रहा है तो 113/100। 3 साल की बात है तो मैं क्या करूंगा, 45,000 मल्टीप्लाई में 113/100, मल्टीप्लाई में 113/100, मल्टीप्लाई में 113/100। ठीक है, इससे निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, इससे अमाउंट निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा, उसको आप 45,000 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका होगा, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूँ, आप तीनों तरीकों से एक बार करके देखना। ठीक है, एक आप सेकंड तरीका अपना सकते हो, जो हमारी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3a और हमारा कहाँ गया पेन, 3a स्क्वायर और a की क्यूब, यहाँ पे से 2 वो लेने। ठीक है, 2 बाकी सब हासिल चलता चला जाएगा। ठीक है, जिसने पहली क्लास से लिया मैंने लगाना भी सिखाया था, तो एक आपको सेकंड वाला जो है वो यूज करके देखना है। एक मैं आज आपको थर्ड फॉर्मूला और दे देता हूं। ठीक है, इसका तीसरा तरीका क्या हो सकता है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, यही फॉर्मूले को एलेबोरेट कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये तो सिंगल उसमें चलेगा, जैसे 13% है तो ये तो चल जाएगा 13% में, लेकिन अगर अलग अलग होता तो 11, 12, 13 का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा होता, 25, 30, 45 का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा होता, तो आप इस वाला फॉर्मूले को नहीं लगा पाते, इस वाले फॉर्मूले को नहीं लगा पाते, क्योंकि ये तो सिंगल सेम चीज में चलेगा। अगर ए है तो ए ही होना चाहिए, तो अगर वो अलग आ जाता है तो इसी फॉर्मूले की एक एक्सटेंशन और है, वो ये होती है हमारी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस में ए बी, प्लस में बी सी, प्लस में सी ए, अपोन में 100, और एक प्लस में और आ जाएगा हमारा ए बी सी अपोन में 1000। ठीक है, नहीं 10,000। तो ये आपके 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन को करने के हैं। ठीक है, 3 तरीके इस क्वेश्चन को करने के हैं। अब आपको जो सुटेबल लगे आप उसको कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं ए और बी और सी तीनों जो है वो बराबर है। ठीक है, सब 13 ही है। ठीक है, इस वाले में ए की वैल्यू 13 है ही। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, आप लोग करके मेरे को एक बार बताएंगे कि आपको कौन सा ठीक लगा
और इसके बाद हम जब कल क्लास लेंगे या अगली जब भी क्लास होगी तो हम पढ़ेंगे उसमें पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैं फिर कल डिस्कस करूंगा एक बार और पास्कल ट्रायंगल के थ्रू। ठीक है, इन तीनों में से जो भी आपको टफ लग रहा है या जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है उससे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और कल हम पास्कल और एक इनमें से कोई सा भी एक और उसके थ्रू इसको क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑप्शन देख लो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। एक साइकिल चालक एक आयताकार पार्क की सीमा पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अकेले साइकिल से चलता है, 10 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। भैया आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है तो मैं आयताकार पार्क बना लेता हूँ और मेरे को नीचे दिख रहा है लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी दे रखा है, तो मैं बोल देता हूँ कि ये 5x है, ये 3x है, कोई दिक्कत नहीं है, x काट दूंगा जरूरत नहीं पड़ेगी तो। अभी मान लेते हैं 10 मिनट में चक्कर को पूरा कर लेता है। चक्कर को पूरा करेगा यानी कि परिधि घूमेगा। परिधि क्या होती है? परिधि होती है हमारी 2 5x यानी कि l प्लस में b यानी कि 3x इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट, और 10 मिनट में पूरा कर लेता है यानी कि 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर बोल सकता हूं मैं से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3000 मीटर बोल सकता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको इससे और काट दूं तो मेरे को पता चलेगा कि 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर इज इक्वल टू इसके 1500 बटे में 1500 के। ठीक है, और काट सकते हैं, और काट लेते हैं, 4 से और काट लेते हैं, 4 दूनी 8, या फिर छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 1500 बटे में 8 के। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा है? मेरे से एरिया पूछा है, मेरे से क्षेत्रफल पूछा है। तो भैया अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो एरिया हमारा होता है 5 एल इंटू बी। एल इंटू बी की जगह मैं डाल देता हूँ 5x मल्टीप्लाई में 3x। ठीक है, 5x मल्टीप्लाई में 3x मेरे हो जाएंगे 15x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिली गई है तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। तो 15 मल्टीप्लाई में 1500 बटे में 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 15 15 तो हमें पता है कितने होते हैं, 15 15 225, 225 के आगे 2 जीरो। ठीक है, और बटे में 8। कुछ गड़बड़ कर दिया यार? गड़बड़ तो कुछ नहीं करी। अरे प्लस का तो एक्स स्क्वायर क्यों आएगा यार? यही समस्या है कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो। एक सेकंड, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स की वैल्यू है। अगर ये एक्स की वैल्यू है तो 15x स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 15x स्क्वायर को डाल देते हैं 1500 बटे में 8 मल्टीप्लाई में 1500 बटे में 8। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 और 4 से ये 25, 4 दूनी 8, 25 25 625 और 625 मल्टीप्लाई में 15 15 15 225 और मल्टीप्लाई में 15, 225 मल्टीप्लाई में 15 कितने होते हैं? 15 की क्यूब कितनी होती है? 15 की क्यूब होती है हमारी 225 मल्टीप्लाई में 15, 55 25 का 5, 2 हासिल, 2 हासिल और एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है 15, ठीक है 15x स्क्वायर, ठीक है 625, ठीक है, और 25 25 625, ठीक है 15 15 225, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है या मुझे लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, चलो देख लेते हैं। 55 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 लगा, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11।
5 का 5 ही 5, 2 का 2 ही 2, 2 का 2 ही 2, 5, 5 और 2 7 और 3 और 3, 33 75। 33 75 मल्टीप्लाई में 625 बटे में 4, बटे में 4 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, कितना टफ पड़ेगा ये, और कैलकुलेटर निकाल लूँ क्या? 6 दूनी 12, 36 18, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 33 75 मल्टीप्लाई में 625, 25 का 5, 2 हासिल, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7, 3 हासिल, 5 तिया 15 और 3 18 का 8, 1 हासिल, 5 तिया 15 और 1 16 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 0, 7 दूनी 14, 15, 5, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 की 0 लगा, 3 हासिल, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 36 18, 18 और 4 22 का 2 लगा, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 36 18 और 2 20 और ये हमारा आ गया 5, ये हमारा आ गया 7, ये हमारा आ गया 13 का 3, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19 का लूं, 1 हासिल, 6 7 और 1 8, 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल 1। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 2109,375 बटे में 4। ठीक है भाई साहब, बहुत खतरनाक वैल्यू। ठीक है, अब काट देंगे इसे, तो काट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको जरा मैं अलग पेन से लिख देता हूँ भैया। कैलकुलेशन तो देखो इतनी होगी, इतनी ही होगी, कुछ नहीं कर सकते। अब इसका तो कोई और तोड़ है नहीं। ठीक है, कैलकुलेटिव ही है क्वेश्चन, कैलकुलेटिव ही है, कुछ नहीं कर सकते। या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पूरी सीरीज में यही क्वेश्चन है। 2109,375 को अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5 और 2 से कोई दिख रहा है? 5 और 2 से मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इसी को राइट लगा देता हूँ। 527343.75 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी ही होगी, कैलकुलेशन कम करने का मुझे तो कोई इसमें आसार दिखाई दिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 14 तक, बहुत टाइम दे दिया 13। 250 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए? भाई दूध और पानी का अनुपात 4:3 करना है। इनिशियली क्या है? इनिशियली भैया 7 और 3 है। 7 और 3 है यानी कि 10 है। भैया मेरे को बोला है कि 250 लीटर है, मेरे हिसाब से तो 10 है। मैंने काटा तो मेरे को पता चला 25 सत्ते 175 और 25 दिया 75। 75 लीटर इसमें पानी है, इसमें भैया ये दूध है। अब उसने बोला उसमें पानी मिलाया जाए, यानी कि ये ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये तो 4:3 है। अगर मेरा दूध इसमें चेंज नहीं होगा तो दूध की वैल्यू 4 की भी 175 ही रहेगी। अगर 4 की 175 रहेगी तो मैं इस 3 की निकाल सकता हूँ। इस 3 की मैं निकालूंगा तो 175 बटे में 4 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 131.25। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 117 और 525 बटे 4, 525 बटे 4 से जब हम इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 131.25। अब यहाँ पे जो है ये 131.25 हो गया, कितने से? 75 से बढ़ के कितना बढ़ गया भैया? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 75, 25 और 31 कितना हो गए हमारे? हो गए 56। 56.25 जो है वो बढ़ गया। बस यही हमसे पूछा था, कितना पानी ऐड करा गया था? पानी ऐड करा गया है 56.25 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका जिस हिसाब का लेवल की सीरीज है उस हिसाब से ये आपके होमवर्क में अच्छा है, ये आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। एक योग को ए बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। ए को 1 रुपया मिलता है, बी को 60 पैसे, सी को 45 पैसे। ए बी सी को उसने रुपए बता दिए कि किस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। अगर ए को 100 पैसे मिल रहे हैं, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे ही होता है, बी को 60 पैसे मिल रहे हैं तो, और सी को 45 मिल रहे हैं, तो मैं किसको काट सकता हूँ? तो मेरा आ जाएगा 20, 12 और 9। बी का हिस्सा 36 है भैया, 9 की वैल्यू 36 दी हुई है, तो कुल राशि पूछी है।
अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को 41 मिलेगा, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 41, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 164 आएगा, 164 आएगा भैया। 16 का 41। अच्छा बी की थी, मैंने सी की नो रख दी, बी की वैल्यू थी इरेजर। ये बी की वैल्यू है यानी कि 12 है, बी की वैल्यू है यानी कि 12 है। 12 दिया 36 और 41, 4 दिया 12, 123 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 एक पाई चार्ट का फिर से क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो पाई चार्ट के दो क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाले क्योंकि ये सिंपल से थे और ये आपके होमवर्क में देने के लिए। एक्चुअली मैंने डाले भी इसलिए कि होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को चलते हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी के ऊपर क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। मेरे को ट्रेन की औसत गति दी है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव के कारण 20 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो जाती है, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। हम मतलब कम, कम इस हिंदी में तो गलत है, कम इंग्लिश में तो रिड्यूस टू 20 मीटर पर सेकंड ठीक है, ये हिंदी में कम वर्ड थोड़ा गलत है। एक ट्रेन की औसत गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं इसे मीटर प्रति सेकंड निकाल सकता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 पंजे 90, सॉरी 18 से कट जाएगा, छः, छः दिया 18 और 6 कम 6, 6 छिंग 36, 16 पंजे 80/3 मीटर पर सेकंड। और 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्टॉपेज के साथ स्पीड है। तो मैं ऐसे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे अगर ऊपर का एलसीएम ले लूँ तो ऊपर का एलसीएम 80 आएगा, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 3 और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 4। भैया एक की स्टॉपेज दिख रहा है मेरे को, तो एक की स्टॉपेज दिख रही है 4 पे, प्रति घंटे वो कितने मिनट रुकेगा उसके लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 मिनट हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि आर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, एस इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, टी की सहायता से 2 दिन में पूरा कर लिया गया। यदि टी को अकेले कार्य करना है तो उसे कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? मेरे को 3 इक्वेशन दिए कि आर 4 दिन में कर लेता है, एस जो है वो 6 दिन में कर लेता है और टी की सहायता से 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि आर भी काम कर रहा है, एस भी काम कर रहा है और टी भी काम कर रहा है, तो 2 दिन में खत्म हो रहा है। टोटल वर्क निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से आराम से। एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा, 4 दिया 12, 6 दूनी 12, 2 छिक 12 आ जाएगा। अगर आर और एस कुल मिला के 5 काम कर रहे हैं तो टी बेचारा अकेला एक काम कर रहा होगा, टी हमारा एक काम कर रहा होगा। पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा? पूरे काम कितना है 12, 12 काम को टी को कितना समय लगेगा? अगर वो एक दिन में एक काम करता है तो 12 डेज हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इस पूरी सीरीज का, इस पूरी प्रैक्टिस क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल क्यों? क्योंकि हम इसको कम से कम तो 10 बार डील कर चुके हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। भाई 3 वर्ष में 2 टाइम्स हो रही है, अब सो है कि 8 गुनी करना है, उसे 8 गुनी करना है तो मेरे को बस ये देखना है कि इसकी घात में कितना चढ़ रहा है, 3 चढ़ रहा है, 8 गुनी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। बस इस साल के साथ इस वाली घात को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा 9 ईयर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी ट्रिक है, यही इसका बेसिक है, इसका बेसिक भी यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो 9 ईयर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास आपकी खत्म होती है, ये पीपीटी आपकी अपलोड कर दी जाएगी कीस्टोन, तो उस कीस्टोन वाले पे नहीं, बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल पे। ठीक है, और बाकी 12 बजे तक ये लाइव हो जानी चाहिए, तो मिलते हैं आपसे कल। डिस्कार्ड नहीं करेंगे, अपलोड भी तो करनी है।
चलिए कल मिलते हैं फिर आपसे।